हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। जूनियर वाले पेपर की शुरुआत मैंने कर दी है। प्राइमरी वाले सभी पेपर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। जूनियर वाले 2 पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2011 वाला और 2013 वाला। ये जो पेपर है ये 2014 में हुआ था, फरवरी 2014 में। तो उसी के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीडीपी के भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जब लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है कुंभन दास, तीसरा है नंददास और चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और यह पंक्ति उद्धव शतक से ली गई है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है छायावाद। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। तो इसमें आपका जो विकल्प उत्तर होगा वह होगा डी विकल्प, छायावादी युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है श्री राम शर्मा, दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। इनके और भी यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड। तो ये भी इनकी यात्रा वृत्तांत हैं, तो ये भी साथ में याद रखिए। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है मर्मज्ञ, दूसरा है सुविज्ञ, तीसरा है विद्वान और चौथा है निगूढ़। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है, तो वह होता है मर्मज्ञ। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? पहला विकल्प है संबंध, दूसरा है अधिकरण, तीसरा है संबोधन और चौथा है अपादान। तो संबोधन में हे, अरे ये सब आते हैं शब्द। तो इसमें लिखा हुआ है हे राम तुम कहाँ हो, तो इसमें संबोधन कारक है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अहो, अरे। तो ये सब आपको साथ में याद भी रखने हैं, क्योंकि कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ये भी याद रखिए, भी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकूल में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है तत्पुरुष। तो उपकूल में समास पूछा गया है, अव्ययी भाव समास है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, यानी कि जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला है समास, दूसरा है अव्यय, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, और जो पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है?
जो अंत में जोड़े जाते हैं, तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्यय। दोनों ही बातें याद रखिए, जो अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय होते हैं और जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो ये आपको साथ में याद रखना है। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तो वहां पर समास होता है। और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको बता ही दिया है। इसमें आपका डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है लिखाई, दूसरा है हानिकारक, तीसरा है उपकार और चौथा है अपनापन। तो इसमें किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। पहला है मूर्ख होना, दूसरा है कुछ निर्णय ना कर पाना, तीसरा है किम कर्तव्य विमूढ़ होना और चौथा है झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है तो मूर्ख होना। कभी कभी कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वह तो औंधी खोपड़ी का है, यानी कि वह मूर्ख है। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला है यशपाल, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है उपेंद्र नाथ अश्क। तो त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार पूछे गए हैं तो जैनेन्द्र हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, जैनेन्द्र। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? पहला है गारसा दत्तासी, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी और चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, दूसरा है उसने मुझसे पास आने को कहा, तीसरा है उसने मुझे पास आने को कहा और चौथा है उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। अब हमें बताना है शुद्ध वाक्य। तो इसमें जो सी विकल्प है, उसने मुझे पास आने को कहा, यही शुद्ध लिखा हुआ है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूक होड़ बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? पहला है सोरठा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है दोहा और चौथा है वर्वे। तो इसमें जो है सोरठा छंद है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहे का विपरीत होता है। प्रत्येक इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आप लोगों को पता ही है कि विशेष जो है किस तरीके से लिखा जाता है, पहला विकल्प इसमें सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, यानी कि कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? पहला है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है जयद्रथ वध और चौथा है
यशोधरा। तो कामायनी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो फिर किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी तो आप साथ में याद रखिएगा, प्रश्न आपका किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। प्राइमरी वाले पेपर में देखिएगा, वीडियो जिसने भी देखी है उसे पता होगा। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुब्रीहि। तो चौराहा में द्विगु समास है, संख्यावाची जो शब्द होता है उनमें द्विगु समास होता है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसमें द्विगु समास होता है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पहला है अपठित, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है मौलिक और चौथा है अपठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, दूसरा है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, तीसरा है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर और चौथा है त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो इसमें पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे किया जाएगा ये पूछा गया है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, दूसरा है उन्हें कविताएं याद हो, तीसरा है उन्हें मुहावरे याद हो और चौथा है वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करनी है तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उनके विचार क्या हैं वो अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकें और दूसरे के विचारों को ग्रहण भी कर सकें। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। पहला है शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है वर्ण समूह और चौथा है वक्तव्य। तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। पहला है अनौपचारिक कथन, दूसरा है औपचारिक कथन, तीसरा है प्रासंगिक कथन और चौथा है तर्कसंगत कथन। तो वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आपसी व्यवहार में जो सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं अनौपचारिक कथन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज हो चुका है। अब ये पेपर 2014 वाला है तो इसीलिए इसमें इलाहाबाद लिखा हुआ है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है समन्वय और चौथा है माधुरी। तो किसका संबंध, किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप का। बी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट ने इसका संपादन किया था, तो ये इलाहाबाद से पत्रिका निकलती थी। ब्राह्मण जो है इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र और इसका संबंध कानपुर से है। समन्वय माधवानंद इसके संपादक हैं और ये कलकत्ता से निकलती थी। और माधुरी दुलारे लाल भार्गव और ये लखनऊ से निकलती थी। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। सरस्वती पत्रिका इंपॉर्टेंट है तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और 1903 में, तो ये भी याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक रहे।
ये मासिक पत्रिका थी, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन निम्न में से कौन सा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी जिसमें कोई मात्रा नहीं है। पहला है कारखाना, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है कलरव और चौथा है चहचहाना। तो इसमें भी मात्राएं हैं, इसमें भी मात्राएं हैं, इसमें भी मात्राएं हैं। कलरव में कोई मात्रा नहीं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरनी तटूजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? पहला है अनप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है उपमा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। अब इसमें जो कांड का सही क्रम है वह पूछा गया है। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है और इसमें कुल 7 कांड हैं। इनका क्रम क्या है? सबसे पहले है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। अब इसमें पूछा गया है सही क्रम, तो अब आप लोगों को उत्तर भी पता चल गया होगा। सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, उसके बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड। अब इसमें जिस क्रम में लिखे हुए हैं इसमें 7 तो नहीं लिखे हैं, सिर्फ 4 ही दिए गए हैं। 7 कांड हैं, 7 का क्रम मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जिस क्रम में लिखे हुए हैं तो बी विकल्प आपका उत्तर होगा। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड हुआ तो अयोध्या कांड लिखा हुआ है, फिर अरण्य कांड हुआ, अरण्य कांड नहीं लिखा है, फिर किष्किंधा कांड वो भी नहीं लिखा है, फिर सुंदर कांड तो अगला इसमें सुंदर कांड लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लंका कांड हुआ तो लंका कांड लिखा हुआ है। तो इसमें आपका इस क्रम में बी विकल्प सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पहला है कबीरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है सूरदास और चौथा है तुलसीदास। तो ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी की हैं। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो वह थोड़ा बीमार है, इसमें थोड़ा में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, पहला विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? पहला है बूंद और समुद्र, दूसरा है सुहाग के नूपुर, तीसरा है मानस का हंस और चौथा है अमृत और विष। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सी विकल्प मानस का हंस। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 2014 वाले पेपर के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, और यदि आप दोनों पेपर देने वाले हैं तो प्राइमरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।